इस्तकबाल में सुप्रीमो पप्पू यादव साहब के पास इस तरह से इनका यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है दिल्ली और टाउन डालमिया नगर में। इस तरह से नारे यहाँ पे लग रहे हैं, पप्पू यादव जिंदाबाद। और सारे लोग यहाँ पे बहुत खुशी का माहौल और खुशी का नज़ारा इस वक्त देख रहे हैं आप न्याजी न्यूज़ पर। आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी का शुभ आगमन डेहरी डालमिया नगर में हुआ। प्रदेश अध्यक्ष श्री तुराब नियादी ने रोहतास में एक मात्र बचे खेल मैदान एवं सरकार द्वारा आम जनमानस के लिए फ्री कराने की लड़ाई में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पूर्व डालमिया में के जमीन पर रह रहे मजदूर जिनका अब तक हिसाब बकाया है, इनके घर को बचाने की बात कही है। इस बात का जवाब देते हुए माननीय श्री पप्पू यादव जी ने आश्वासन दिया कि हाईकोर्ट माननीय न्यायालय से हम प्रयास करेंगे और माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से जल्द खेल मैदान और उनके घर के लिए मिलेंगे और मजदूरों की हक की बात करेंगे। आइए सुनते हैं यहाँ पे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव साहब लोगों से क्या खिताब करते हैं। आइए सुनते हैं हम उनकी बातों को। सारी परिस्थितियां सामाजिक राजनीतिक रूप से इसमें सारे विचार इकट्ठे हैं। आप सब हमारे लिए बुजुर्ग हैं। पप्पू यादव के जाने का मतलब जहाँ सारा रास्ता बंद होता है वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। इसलिए हम दो तीन बात इसमें कहना चाहेंगे। मंच पर और भी सम्मानित हमारे नेता हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, छात्र अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे नेता विनोद बाबू हैं। कई बड़ी घटना की नहीं आ सकते थे। मैंने अपने नेता से कहा रमेश जी से और विशाल जी से कि मैं परसों नहीं आ पाऊंगा, मैं भले ही 900 किलोमीटर चल के आ जाऊंगा, परसों मेरी भी दिक्कत होगी। मैं क्योंकि अस्तित्व का नेताओं को और इस सिस्टम को कैसे डर होगा। डर इसीलिए आपका नहीं है कि देखिए यह कंट्री पत्रकार थी, हमेशा त्यागी का, बलिदानी का और लड़ने वालों का रहा है हमेशा यह दुनिया। और यह देश कभी लड़ना नहीं चाहता। यदि लड़ती हमेशा हमारी कंट्री समझौता करके हमेशा हमारा समाज चला है। तब न 700 साल मुगल हमारे यहाँ राज कर लिया, तब न 300 साल हमारे यहाँ अंग्रेज राज कर लिया, और अब अंग्रेज का बाप नेता लोग राज करता है। इससे बड़ा मुगल और इससे बड़ा अंग्रेज सारा धरती पर कोई नहीं होगा जो अभी नेता लोग ऐसा। ये कभी भी आम आदमी से नीचा नहीं है, कभी भी आम आदमी की बात नहीं करता है। कभी गरीब का पैर छूटे देखे बड़े बड़े गाड़ियां इन लोगों को कहां से आती है? ये लोग हैं क्या? इन लोगों की औकात क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है सेवक। तो भगवान कौन है, मालिक कौन है? हम हो गए सेवक, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया नौकर। तो आम आदमी भगवान और राजा है, इसकी ही इज्जत आज तक कभी नहीं। तो कौन इज्जत करेगा? क्योंकि आप अपनी ताकत का एहसास नहीं करते। एक बात और आग्रह करेंगे, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिसको अहंकार बहुत है। मेरा आग्रह है यदि आप निर्माण चाहते हैं और समाज का भला चाहते हैं तो भीतर में जो अहंकार है, बॉडी लैंग्वेज, उसको विसर्जन कर दीजिए, तब तो बचिएगा। अन्यथा अहंकार रहा तो आपको मरिएगा ही, इस समाज को भी मारिएगा। हमारा आग्रह है, इसमें बहुत सारे लोगों को भैया बहुत अहंकार है, प्लीज उसका विसर्जन कर दीजिए। हम आए तो हमने देखा, इसीलिए मैं आपसे दो तीन बात कह के जाना चाहूंगा कि मुझे बड़वा से बात करनी होगी, मुझे बड़वा पर प्रेशर बनाना होगा। बड़वा क्या करता है, वो जज को भी अब बोलेंगे तो पत्रकार भी बोलेंगे प्रभावित। ये डबल बेंच का जज बहुत क्लियर है।
मैं कुर्सी का सम्मान करता हूं पत्रकार जी, मैं व्यक्ति का सम्मान नहीं करता हूं, याद रखिए। तो भगवान का है ना होगा, ये ख्याल रखिएगा। गरीब और आम आदमी है तो भगवान का अस्तित्व है, आम आदमी को मिटा दीजिए तो भगवान के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए जज कुर्सी से पप्पू यादव, हम जब जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हम रेस्पेक्ट पाते हैं आम आदमी के कारण। जज साहब जिस कुर्सी पर बैठते हैं, अब वो जज अपने ही जजमेंट को कैसे परख सकता है, ये कौन सा नियम होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, दो जज के जजमेंट को एक जज कैसे निरस्त कर सकता है? दो सवाल। तीसरा सवाल यह है, जब जब लोग यहां से गए तो अलग अलग जजमेंट उन्होंने दे दिया। पहले गए तो कुछ जजमेंट, सेकेंड बार गए तो कुछ जजमेंट, थर्ड बार गए तो कुछ जजमेंट। मतलब जजमेंट में वैलिडिटी कैसे करेगा? जजमेंट का भी कोई रूल और प्रस्तुत होगा। आप खुद जो जजमेंट किए हैं उसको आप देखिएगा। चौथी बात, ये है क्या? कौन है जिसके बारे में जो बरवा है उसको क्या कहा जाता है? लिक्विडेटर समापन कहा जाता है। हम लोग का बाप दादा जब जमीन का कोई धंधा करता था ना तो कहता था ये दलाल है, दलाल बारा हो छोड़ा एक क्या कर। आजकल पूछिएगा कि कहा बेटा क्या करते रहो, अरे बाप रे बाप कहा वही हम रियल एस्टेट के बिजनेस पर रहो। अब दलाल इंग्लिश में रियल एस्टेट हो गया, इसीलिए बरवा भी एक दलाल है, लिक्विडेटर नहीं है। ये पूंजीपति माफिया दलाल नौकर साहब, ये दलाल, ये याद रखिए। ये कोई सम्मान पाने के लायक नहीं है, ये दलाली करता है और इसको दलाली का पैसा मिलता है। या आम आदमी बिहार में जितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, डालमिया नगर जो बिहार का ऐतिहासिक फैक्ट्री हुआ करता था, जहां से हमारे जीवन की निर्माण होती, जहां से बिहार की पहचान थी, जहां सैकड़ों फैक्ट्रियां, बगल में एक फैक्ट्री है जहां पर उसको भी बंद करने की एक साजिश हो रही है। हम सदन नहीं चलने दिए थे इस सवाल पर। एक दिन पूरा लोकसभा को हमने बंद रखा था, उसके मालिक तक को हमने चैलेंज किया। अंत में जाकर सीमेंट फैक्ट्री हमारी लड़ाई के बाद किसी तरह वो अभी तक चल रही है और बचा हुआ है, और वो सीमेंट फैक्ट्री आज वहां निर्माण करती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां 3-3 बार चल के बंद क्यों हो गई? मजदूर को किसने रोका? किसकी भूमिका थी इसमें? इस फैक्ट्री को किसी तरह आदतन साजिश के तहत जो सासाराम की पहचान थी, वर्करों की, गरीबों की, मजदूरों की, सासाराम और डेहरी ऑन जाना जाता था। बालू आलू माफिया, बालू 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 माफिया, ये यहाँ की जितनी जमीन चौरी दिक्कत ने जिसको आप बर्बाद दो चीज आप बोलते हैं, पैसा जा रहा है। मैं आपको बचा देता हूँ। लोग को उपेंद्र जी विरासत बचाएंगे, क्या जातो नहीं बचा पाते हैं। ये क्रिया खाता है, बेटा का माँ का कहता है नीतीश जी बेटा का क्रिया खा ले। बच्चों के साथ जिस दिन मैं आऊंगा, सारे नेता और पदाधिकारी की जांच 3 महीने के अंदर उसकी संपत्ति करके सबको जेल में घुसेंगे और इन लोगों को मैं बख्शूंगा नहीं। आजादी होगी, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। आप जहां जरूरत महसूस कीजिएगा, भारतीय और परिवार की तरफ मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। यह आवाज रुकेगी नहीं। मैं अधिकार के लिए जाना चाहता हूं, फिर मैं कहूंगा शाहबाग की आजादी और अधिकार माफियाओं से, अपराधी से, बालू माफिया, दलाल और इस शाहबाग को मिटाने वाले लोग जो अध्यात्म के बारे में भी दुनिया जानती है, शिव से लेके बड़ी बड़ी मंदिर से लेके बड़े बड़े लोग दुनिया के शेरशाह सूरी की धरते जाए। मैं यहाँ के युवाओं से आग्रह करूंगा, आपके पास सोशल मीडिया है, आप डेली 1 घंटा यहाँ के फ्रीडम के लिए आप अपना सोशल मीडिया चलाइए। एक्सट्रीमिस्ट आपकी तरफ देखे और ये आवाज दुनिया तक जाए और आपको न्याय मिल सके, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा।
यदि आप सोशल मीडिया का स्टूल नहीं लीजिएगा तो मैं झूठ फूस नहीं बोलूंगा। पप्पू यादव से लड़ेंगे, हमसे डरेगा तो जरूर, लेकिन याद रखिएगा सिस्टम के सामने सारा डर फैल जाता है। और यदि आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम को यूज नहीं करते हैं तो आप गरीब और पड़ोसी का सम्मान नहीं कर पाएंगे। आपकी आवाज सोशल मीडिया है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव। ये लोग चारू व्यवस्था को खरीदते हैं। ये जो जिसको आप मरवा है जिसकी बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर। ये जो लिक्विडेटर है जिसको हम दलाल कहते हैं, वो किस तरीके से ऊपर से नीचा ये चारों व्यवस्था। कभी आप 50 साल जो लॉ कहता है, नियम कहता है, आप उसी नियम से न चलेंगे। मेरा पहला सवाल है 3 बार 4 बार फैक्ट्री चल के बंद क्यों हो। दूसरा सवाल है कि 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ की संपत्ति 5 करोड़ में बालू शराब माफिया को क्यों उसके हाथ में बेचा जा रहा है, उसकी जांच मैं चाहता हूँ। दोनों के पास इतने पैसे कहाँ से आए, नेता की मिलीभगत क्या है। एसडीओ और जो पदाधिकारी यहाँ पर रहे, जो बड़ा से बड़ा खान, बड़ा से बड़ा पहाड़ को बेच दिया। जी सर, आपके इलाके में सुप्रीमो जनाब पप्पू यादव साहब आए हुए हैं। हाँ। और क्या कहना चाहिएगा इससे मौके पर। डालमिया फैक्ट्री को रेलवे ले लिया है। मोदी जी के पास इसका आवाज है कि फैक्ट्री खुलवा दें। जी जी, क्वार्टर का गला के जिसका है उसको रहने दें। कहना यही चाहते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, बोलिए। 8 जुलाई 1984 को उद्योग बंद हो गई। उद्योग बंदी की त्रासदी झेल रहे आवास में रहने वाले कर्मचारी को नोटिस मिला है खाली करने के लिए। जज साहब आदेश देने वक्त उनके अंदर की संवेदना कहाँ गई थी। संवेदना होती तो इतना क्रूएल फैसला नहीं होता उनका। जो वर्षों से इन आवासों में रह रहा है उसको ये करना। अब जब मजिस्ट्रेट आवेगा तो दरवाजे पर हर खड़ा हो जाएंगे और कहेंगे कि पहले हमको गोली मारी। मृत्यु के पहले हमके घर से बाहर होने के बाद हम कहाँ जाएंगे। मौत ही मेरे सामने खड़ी हो। जी, आपका नाम क्या है। मणिभूषण साहब। कहाँ रहते हैं आप। यहाँ 133 में। 133 यानी कि डालमिया नगर में। हम फैक्ट्री में सुरक्षा पदाधिकारी थे। जी जी, सुरक्षा विभाग में कार्यरत थे। मणिभूषण जी का बहुत बड़ा योगदान है इधर में। जब हम एवं प्रधानमंत्री तक कई पत्र लिख चुके हैं इस संदर्भ में। जी जी, तो अब तक कोई सुनवाई आपकी, कोई फरियाद मिल जाता है किंतु कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या तमाशा लोग आज सुप्रीमो जनाब पप्पू यादव साहब आए, तो क्या आपको उम्मीद है कि इसके बारे में कदम उठाएंगे। जिससे हमको बहुत उम्मीद है कि जब ये आगे बढ़े हैं तो जरूर कुछ न कुछ यहाँ के लोगों के हक में जी साहब, आप क्या बोल रहे हैं। मैंने काम हम लोगों को हो जाना चाहिए। तो पप्पू साहब आए हुए आपकी सुनने के लिए ना। हाँ, इसलिए तो सुना रहे हैं कि उनसे बहुत उम्मीद है यहाँ के लोगों को जो प्रभावित है। पहली बात है कि जब तक सामूहिक शक्ति नहीं लगेगी, जनशक्ति जैसे बोलते हैं ना। जी जी, कि जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं। हाँ। तो उस समय कहते हैं कि जनता जनार्दन है। अच्छा। और आज ये जो मॉब है, ये जो जनता है, हाँ। तो जैसे बोलते हैं ना कि जनसभा जो है लोकसभा से बड़ी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बात को अगर याद रहे तो ये हमें ऐसा लगता है कि अगर लोग यहाँ नहीं रहते ना, अगर क्वार्टर में अगर यहाँ की जनता नहीं रहती तो क्वार्टर का एक भी ईंट नहीं बचा होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनरेबल जजेस को। कितने लोग यहाँ पे इस केस में मुलविस हैं, इस परेशानी में मुब्तला हैं। 1472 हमने सुना है कि एक चिट्ठी आई है 1472 लोगों के नाम से। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑनरेबल जजेस, क्योंकि देखिए एक बार यहाँ 16 हवाई अड्डा नीलाम हो रहा था तो वहाँ हमने फाइट करके बियाडा को दिलवाया था। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस एरिया में हवाई अड्डा अगर नीलाम हो गया हो उस क्षेत्र का विकास क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो जजेस हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि जज साहब कम से कम इस संवेदना को समझिए। हमारे पप्पू जी यहाँ पे आके और अपनी बात कह रहे हैं, वो सही में जुझारू नेता हैं। और यहाँ पर पप्पू यादव साहब के बहुत बड़े सिपाही तुराब नियाजी साहब जुड़ गए हैं।